मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज। ओला पीड़ित किसानों को मिलेगा मुआवजा। करीब 1,70,000 किसानों को मिलेगी राहत राशि। 25 जिलों के किसानों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती पर बीजेपी करेगी कार्यक्रम। पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम। आज बीजेपी मनाएगी रविदास जयंती। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में होंगे आयोजन। यूपी के फतेहपुर में सीएम बघेल का डोर टू डोर कैंपेन। योगी आदित्यनाथ को बताया माफिया। कहा महंगाई कम करनी है तो माफिया को निपटाना होगा। छत्तीसगढ़ में गरमाया राजस्व अधिकारी और वकीलों के विवाद का मामला। काली पट्टी बांधकर वकीलों ने जताया विरोध। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की मांग। हिजाब विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल में ड्रेस कोड की अनिवार्यता खत्म। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। बीजापुर में अगवा इंजीनियर को नक्सलियों ने किया रिहा। 5 दिन पहले पुल निर्माण के दौरान किया था अगवा। इंजीनियर की रिहाई के लिए जंगल में भटक रही थी पत्नी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों ने अगवा इंजीनियर को रिहा कर दिया है। 5वें दिन इंजीनियर को रिहा कर दिया गया है। इंजीनियर के साथ मजदूर आनंद यादव को भी नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। पुलिस 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी और अहम जानकारी बीजापुर से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने अगवा इंजीनियर को रिहा कर दिया है तो वहीं साथ ही मजदूर को भी रिहा किया गया है। 5वें दिन इंजीनियर को रिहा किया गया है तो वहीं इंजीनियर के साथ मजदूर आनंद यादव को भी नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। तो वहीं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की खबर पर मुहर लग गई है। पुलिस 12 बजे आज इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। नक्सलियों ने अगवा इंजीनियर को अब रिहा कर दिया है। बता दें 5वें दिन इंजीनियर को रिहा किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक तरफ पत्नी अपने पति को ढूंढते हुए बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी और रिहा करने की लगातार गुहार लगा रही थी, तो वहीं नक्सलियों ने इंजीनियर को दूसरी तस्वीर में रिहा कर दिया है। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में कि कैसे इंजीनियर और मजदूर साथ में बैठे हैं और रिहा कर दिया गया है। तो वहीं पति की तलाश में बच्चे के साथ पत्नी जंगल में घूम रही थी और नक्सलियों से अपने पति की रिहा करने की गुहार लगा रही थी। मेरे सहयोगी बीजापुर से जीवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि 5वें दिन नक्सली ने इंजीनियर को रिहा कर दिया है? देखिए, बीजापुर से 5 दिन बाद एक अच्छी खबर निकल के आई है कि कल लगभग 8 बजे माओवादी ने इंजीनियर अशोक पवार और राजमिस्त्री आनंद यादव दोनों को सकुशल रिहा कर दिया है और अभी दोनों सीएफ कैंप बेदरे में है, सुकुशल है और लगभग 12 बजे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। जी, क्या पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसकी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जहाँ से इनको अगवा किया था, ये नक्सलियों का हार्डकोर इलाका माना जाता है। उन इलाकों में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से इन्हें अगवा किया गया था। तो ये थोड़ा कठिन होता है कि नक्सलों के खिलाफ नक्सल जो हब है उस पे घुस के उन पे ऑपरेशन चलाए, पर पुलिस लगातार ये करती जा रही है। जी, जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कितने बजे तक पहुंच पाएंगे ये लोग वहां पर? जी देखिए, अभी दोनों बेदरे सीएफ कैंप में पहले शायद अब तक मेडिकल जो चेकअप है वो इनकी स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 12 बजे एसपी ऑफिस में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी देखिए जीवन, क्या जो इंजीनियर को अगवा किया गया था और मजदूर को अगवा किया गया था, क्या उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है कि किन वजहों के चलते उन्हें अगवा किया गया था, उनके साथ कैसी जो व्यवहार है वो किया गया था, इसकी कोई जानकारी? देखिए, अक्सर अगर कोई अपनी घटना की बात करे, माओवादी जिसको अंजाम देते हैं या अपहरण करते हैं, तो उसके बाद वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, पर इस मामले में अब तक ऐसा कोई प्रेस नोट उनकी तरफ से आया नहीं है, ना ऐसा कोई डिमांड पत्र उनके तरफ से आया। और बाकी माओवादी ने इनको रिहा किया था उसके बाद से ये पुलिस के अंडर में है, तो मीडिया को भी अब तक उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहीं ये खुलासा हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन सिरसन हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी चुनाव में लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल के दिन में बीजेपी नेताओं के जो हमले हैं वो कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं। राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने संसद में, फिर उसके बाद योगी ने, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले, अपने इंटरव्यू में बोले। हालांकि 2017 में राहुल गांधी जी एक दिन पहले इंटरव्यू दिए थे तो निर्वाचन आयोग ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग की अब हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू रोके। तो ये बताता है कि निष्पक्ष कितने हैं। दूसरी बात यह, प्रधानमंत्री जी लगातार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो मैं पहली कक्षा में था। तो उसके बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं लेकिन इन सवालों का उत्तर कभी नहीं देते। जब आज नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के सवालों के बारे में कुछ नहीं कहते। नोटबंदी किया उन्होंने, कितना धन जमा हुआ, कितना काला धन आया, कितने आतंकवादी घटनाएं कम हुई, तो इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे क्योंकि वो भी जीवित हैं और हम लोग भी जीवित हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या जब इतिहास में सब बातें चली जाएगी तब देंगे जवाब? दूसरी, जीएसटी का क्या फायदा हुआ देश को? अर्थव्यवस्था कहां चला गया, इसके बारे में कौन जवाब देगा? जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में जमा होंगे, उसका क्या होगा? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, उसका क्या हो? उसका जवाब कौन देगा? तो आज जब वर्तमान में है, वर्तमान में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इन सवालों के जवाब पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर आना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दे रहे हैं। किसानों का आय दुगुनी करने की बात की तो 2022 भी लग गया। इन सवालों का उत्तर कौन देगा? ये सवाल पूछने नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी नहीं आएंगे, न शास्त्री जी आएंगे, न नरसिम्हा राव जी आएंगे, लेकिन आप उनसे सवाल पूछते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, और जो आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं, उसका जवाब आप नहीं देंगे। तो ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है जो इन बातों को न समझे। आप कितना भी आप सोसेबाजी कर लें, कितना भी भड़काने की कोशिश करें, लेकिन इन सवालों के तो उत्तर देने होंगे। अच्छा, एक और चीज कि आप जब प्रचार में आए हैं तो अब रोक भी हट गई है, और दूसरी चीज कि कांग्रेस जो इस बार इलेक्शन लड़ रही है, सब इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का ढांचा तैयार हो गया है, आपकी टीम ने ट्रेनिंग भी दी है। एक महत्वपूर्ण चीज कि अब जबकि आप 1992 के बाद प्रदेश में ऐसी स्थिति आई है कि न्याय पंचायत तक आपकी बॉडी है, उसके सहारे जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को, अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल रही है इन संगठनों के माध्यम से। जो संगठन ढांचागत तैयार किए हैं, और प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञाएं की, चाहे वो किसानों को 25 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने की बात हो, 400 रुपया क्विंटल में गन्ना खरीदने की बात उन्होंने कही है, कर्ज माफी की बात उन्होंने कही है, और फिर 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो नारा दिया वो घर घर तक, आम जनता तक पहुंचाने में हम सफल रहे। तो ये संगठन खड़ा हुआ, इसके कारण से संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वो जाति और धर्म की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता की बात कर रही है, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, दलितों के, व्यापारियों के, इसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन है वो बाइपोलर है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस के वोट परसेंटेज बढ़ेंगे लेकिन शायद सीटें उतनी ना बने। आप कितने सहमत हैं इस आकलन से? देखिए, पब्लिक है वो बाइपोलर नहीं हुए हैं।
ये दोनों पार्टियां बाइपोलर करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया भी उसमें लगी हुई है, उसमें योगदान कर रही है। लेकिन आम जनता अपने परेशानियों से जूझ रही है। उनके इनकम कम हुए हैं, महंगाई बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ा है, तो ये इससे वो जूझ रहे हैं, इससे परेशान हैं और उसका निदान चाहते हैं और दोनों पार्टियां इसके बारे में मौन है। अभी हाल के दिनों में एक हिजाब प्रकरण हुआ, उसके बाद महंगाई को लेकर के चर्चा हो रही थी, बेरोजगारी को चर्चा हो रही थी। क्या डाइवर्ट हुआ है इशू या फिर इशू बरकरार है? ये लगातार ये कोशिश हो रही है देश में कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उसे ध्यान कैसे हटाया जाए। वो चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उसके प्रिंसिपल है, वो उनके पालकों को बुला लेते, बात कर लेते हैं, जो सही है उसको निर्देश कर देते हैं। आज वो मामला निकल के राजनीतिक गलियारे होते हुए न्यायालय तक पहुंच गया। तो जो लोग इस प्रकार से जो आग से खेल रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि जो शुरुआत किए हैं उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। वो बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन आज के तारीख में वो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को ऐसे घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसे यदि हो गया तो उसे समझाइश देकर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जैसे सीएम बघेल का आज पंजाब दौरा है। पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। शाम को अमृतसर से वापस लौटेंगे रायपुर सीएम भूपेश बघेल। बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज पंजाब दौरा है। शाम को अमृतसर से वापस लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें सीएम भूपेश बघेल चुनावी रण में उतर चुके हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील भी की जा रही है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज सीएम भूपेश बघेल का पंजाब दौरा है, तो उनके आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पंजाब में जो है चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। और आपको बता दो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और आज शाम वो वापस लौट आएंगे। आज वो पंजाब के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद पंजाब से जो है 5:45 में वहां से निकलेंगे और 7:45 में रायपुर पहुंचेंगे। आपको बता दो कि और भी उत्तर प्रदेश जाएंगे, कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो जाएंगे, क्योंकि तीसरे चरण का प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और अब चौथे चरण के प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ के जो तमाम कांग्रेसी नेता या खुद मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा सकते हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसे सीएम भूपेश बघेल पंजाब में भुना सकते हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर के वो पंजाब में भी प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि गोधन न्याय योजना की बात करें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें या छत्तीसगढ़ के किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करें, ये तमाम बातें हैं जिसे लेकर के वो पंजाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने वाले हैं। क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर हमने देखा था कि कृषि कानून के समय में ज़्यादातर पंजाब के ही किसान थे जो बॉर्डर पर टिके हुए थे। तो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर छत्तीसगढ़ की योजनाओं से वहाँ के किसानों को रूबरू करवाएंगे तो ज़्यादातर जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में पड़ने के संकेत भी है। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम हो रहा है, वो लगातार इस बात को भी उत्तर प्रदेश में करते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो है ही उनकी योजनाएं क्रियान्वित, लेकिन इसके अलावा पंजाब में भी वो इन्हीं बातों को करेंगे कि किस तरीके से किसानों गोपालकों को लाभ मिल रहा है। तो हो सकता है कि उनकी इस योजना की बात से जो है वोट, मतलब उनकी इस योजना की बात से जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े, लेकिन अभी फिलहाल वो कांग्रेस के पक्ष में ही पंजाब में भी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद वो आज शाम वापस रायपुर के लिए लौट आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायगढ़ से है, जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार लिपिक और भ्रत्ते के साथ हुई घटना से नाराज अधिकारी संघ के बैनर तले तहसीलदार पटवारी लिपिकों के कोटवार सोमवार में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिससे तहसील कार्यालयों में ताला लटक गया है। तो वहीं अब अधिवक्ता संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। पहली तस्वीर मुंगेली की है, जहां अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने कोर्ट परिसर में काली पट्टी लगाकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराया। वकीलों का कहना है कि राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी के
के चलते रायगढ़ जिले में भी विवाद हुआ था। अब कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी कर्मचारी ही सड़क पर उतर आए हैं, जिससे तहसील कार्यालयों में कामकाज को लेकर पहुंचे लोग भटक रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर राजनांदगांव से भी सामने आई है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता HB गाजी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं पर किया गया FIR निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। वहीं तीसरी तस्वीर गरियाबंद की है, जहां राजिम में अधिवक्ताओं ने बाइक रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरी तस्वीर बिलासपुर की है, जहां स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया और वकीलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। रायगढ़ तहसीलदार एवं वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ गलत बर्ताव किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया और उल्टा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के खिलाफ ही वहाँ के अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाते हुए जो विभिन्न धाराओं में उनके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, उसी के विरोध में हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर आज एक दिवसीय काला पट्टी लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत परेशानियां हो रही हैं सभी आम जनता को, और बिना अवैधानिक अधिकार के जो कनिष्ठ तहसीलदार हैं उन लोग हड़ताल में गए हैं, ताला लगा दिए हैं, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकील जो है विरोध मना रहे हैं और विरोध स्वरूप आज जो न्यायालय आए हैं तो काली पट्टी लगाकर जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का स्टेट बार काउंसिल की तरफ से यही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है और हमने जो है रायगढ़ की घटना जो हुई है, हमारे वकील साथियों के साथ में जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, अनर्गल लांछन लगाए गए हैं, इसका जो है जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव जो है घोर भर्त्सना करती है। खबर रायपुर से है, जहां निजी स्कूल में ड्रेस कोड की अनिवार्यता अब खत्म हो गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह आदेश जारी किया है। हिजाब विवाद के बीच एसोसिएशन ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें 2021-22 के लिए ये आदेश जारी किया गया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पालकों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। तो वहीं स्कूल एसोसिएशन के फैसले पर बीजेपी ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास का बयान भी सामने आया है। खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। बता स्कूल एसोसिएशन के फैसले पर बीजेपी ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज प्रदेश के स्कूल संगठन ने निर्णय लिया है कि जो सत्र बचा है, ये सत्र 20-21 का 21-22 का जो वर्तमान सत्र है, उसमें हमने जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म है वो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएं, जिनके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है उनकी अनिवार्यता हमने खत्म कर दी है। क्योंकि अभी 2 साल से स्कूल लग नहीं रहे हैं। बहुत से बच्चों और पालकों का निवेदन आया था कि अभी अगर हम ड्रेस लेंगे तो फिर वो छुट्टी हो जाएगी या आर्थिक परेशानी है, तो हमने वो अनिवार्यता खत्म कर दी। आगामी सत्र से जो मार्च से अप्रैल से CBSE का चालू होगा और जून जुलाई से स्टेट बोर्ड का चालू होगा, उससे प्रदेश के सारे निजी स्कूल अपनी ड्रेस कोड वैसे ही रखेंगे। अभी ये अनिवार्यता कुछ दिनों के लिए इस सत्र के लिए खत्म कर दी गई। पूरे देश में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है, बहस हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की नीति से 2 कदम और आगे बढ़ते हुए सारे निजी विद्यालयों में कहीं न कहीं दबाव डालकर इस प्रकार का सर्कुलर जारी करवाया है कि शाला में गणवेश की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये इस सरकार के तुष्टीकरण की नीति का एक विकृत चेहरा है जो कहीं न कहीं आज बेपर्दा होता है। प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति चल रही है। खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच का विवाद अब महाधरना तक पहुंच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विरोध में राजधानी के धरना स्थल पर पार्टी के आला नेताओं ने धरना दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क की लड़ाई शुरू हुई है, जिसको सदन के अंदर भी लड़ा जाएगा। बीजेपी के महाधरना का जायजा लिया संवाददाता शिवम मिश्रा ने।
कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की दमनकारी नीति और पुलिसिया दुर्व्यवहार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन पर टिके हुए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूरत है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है आखिरकार महाधरना का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राज्य सरकार के खिलाफ, क्या वजह? इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन का कांग्रेसीकरण सरकार कर रही है, प्रदेश में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर करके मुकदमे में फंसाना, जाति सूचक रिपोर्ट लिखाने की प्लानिंग करना, कांग्रेस के एजेंट के रूप में पुलिस वाले जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, समय रहते वो सचेत हो जाए, समय रहते वो सुधर जाए। पुलिस ने इस प्रदेश के अंदर वो सभी संभावनाओं को लांघने का जो काम किया है, आज भाजपा का कार्यकर्ता जागरूक हो गया है। शहर की राजधानी में खुलेआम डकैती होती है, खुलेआम चाकूबाजी होती, बारात में आके चाकू से गोद करके चला जाता है और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चिंता का विषय प्रशासन का है। रेत माफिया यहाँ पर, भू माफिया यहाँ पर, दारू माफिया यहाँ पर, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब खुलेआम बिक रहा है पुलिस के संरक्षण में और उसके बाद में पुलिस कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सरकार को जगाने के लिए हम बैठे हैं। समय रहते जग जाओ, नहीं तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। पूर्व मुख्यमंत्री चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। अरे यार कोरोना का हाथी तो निकल गया, बस पूंछ बाकी है। कुछ दिन और कोरोना से बच के संभल के फोर्ट अपनी मौज मस्ती के दिन आएंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबर महासमुंद से है, जहां साकरा थाना क्षेत्र में मिली युवक की शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल साकरा थाना क्षेत्र के चारभाटा गांव के समीप कंतरा नाले में ग्रामीण को एक लाश रेत में दबी मिली थी। साकरा पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले मामला सामने आया है। बलौदा बाजार में डुमरी पाली के 7 लोगों ने मिलकर जंगली जानवर के शिकार के लिए करंट फैलाकर रखा था। इसी दौरान गांव के युवक करंट की चपेट में आने से मौत हो गई उसकी। युवक की मौत के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले में दफन कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। महासमुंद जिले के सागरा थाना में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि सागरा थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को जंगली जानवर शिकार करने के मामले में जो है गिरफ्तार की है। आपको बता दें कि जंगली जानवर शिकार करने के उद्देश्य से लगाए गए तार में एक व्यक्ति की चिपक कर मौत हो गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सागरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व एक नदी पर लाश मिली थी, जिसको लेकर खोजबीन शुरू की सागरा पुलिस ने। तो नदी पर जो लाश जो मिला था वह बिजली के तार से चिपक कर उसकी मौत हुई थी। आरोपियों ने 2 किलोमीटर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर शव को छुपाने के उद्देश्य से सागरा नाला पर दफना दिए थे, जिसकी खोजबीन और पड़ताल कर सागरा पुलिस ने मामला को आज उजागर किया है। 7 आरोपियों को उठाकर पुलिस जो है पूछताछ की तो ये पता चला कि उन्होंने उस लाश को डर के मारे जो है नदी पर दफना दिए थे, जिसकी मौत जो है बिजली करंट से हुई थी। आपको बता दें लगातार 2 सप्ताह के भीतर यह मामला आया है। अभी कुछ दिन पूर्व पिथौरा थाना क्षेत्र के VTD के जंगल पर भी यह मामला आया था, जहां एक व्यक्ति की बिजली के करंट से मौत हुई थी। उसमें भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार जो है जंगली जानवरों के शिकार करने के तार लगाए गए तार पर व्यक्तियों की मौत हो रही है। अब देखना ही होगा कि वन विभाग व पुलिस विभाग किस हद तक यह जो है जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए तार
को रोक पाती है और उन आरोपियों को क्या सजा दिलवा पाती है। रमेश सिन्हा, न्यूज़ 24 पिथौरा। खबर रायपुर से है, जहां चाकूबाजी की घटनाओं पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था खराब नहीं है। एक दो घटनाओं से आकलन करना गलत है, तो वहीं भय मुक्त प्रदेश बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति रमन सरकार से अच्छी है। राजधानी में 2 दिन में हुई चाकूबाजी की घटनाएं गलत है, निंदनीय है, लेकिन एक दो घटनाओं के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, ऐसा आरोप लगाना सर्वथा गलत है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोपों को निंदा करती है। इन घटनाओं के बाद अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, उनको सलाखों के पीछे डाला गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस को यह निर्देश दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग जागा है। बंद नहीं होगा हिंदी माध्यम स्कूल। तो वहीं बता दें, ऐतिहासिक स्कूलों में अब नहीं बदला जाएगा नाम। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। महापुरुषों के नाम से संचालित स्कूलों का अब नाम जो है वो बदला नहीं जाएगा। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, उनका ट्रांसफर अब रद्द होगा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें, महापुरुषों के नाम से संचालित स्कूलों का जो नाम है वो अब बदला नहीं जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।